हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी का थर्ड सेमेस्टर है, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अगर आपको इस सेमेस्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप लोग बायो बुक टेक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम चैनल बायो बुक टेक के नाम से बना है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ से रिलेटेड नोट्स मिल जाता है या बीएससी एमएससी के रिगार्डेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है मैं वहीं पर सेंड करता हूं। इसके अलावा जो बायो बुक टेक एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से फ्री है, वहां पर आप लोग नोट्स या पीडीएफ आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड देन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ये तीनों टॉपिक आज की इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा, जो कि इकोलॉजी के बहुत ही बेसिक टॉपिक हैं। सबसे पहले मैं इकोलॉजी के जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं, जितने भी बेसिक पैरामीटर्स हैं, उनको सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, ताकि अगर आप फ्यूचर में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, किसी हायर लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग CSI या नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करते हैं, या MSc एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, या किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो वहां पर इकोलॉजी से जो हायर लेवल की इकोलॉजी होती है, हायर लेवल के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वहां से क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। तो इन कंडीशंस में आपको बेसिक्स कवर करना बहुत जरूरी है। अगर आप इकोलॉजी के हायर लेवल के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपका बेसिक्स कवर होना जरूरी है, जो कि मैं आने वाली वीडियोज में बेसिक्स अलग से कवर करूंगा, और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट है बीएससी के लिए या हायर लेवल के एग्जाम पेपर के लिए, उनको भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, वीडियो को समझने के साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते रहें, खुद के नोट्स बनाएं। मतलब ज्यादा डिपेंड ना रहें कि किसी दूसरे नोट से काम चल जाए या मेहनत ना करनी पड़े। साथ साथ अगर आप वीडियो को देखने के साथ साथ खुद से नोट्स बनाते हैं तो वो आपके माइंड में पूरी तरह से छप जाता है। ध्यान रखना, खुद का नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वही याद भी रहता है। तो आप लोग खुद के नोट्स बनाएं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय A.G. टेंसले इन 1935। 1935 में A.G. टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म का यूज किया। इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ये जो इकोसिस्टम होता है, ये इकोलॉजी का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जहां पर वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो वो एक दूसरे से आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, आपस में उनका रिलेशनशिप है, और दूसरा वो अपने सराउंडिंग से भी जुड़े हुए हैं। राइट, वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो बहुत ही अगर मैं बेसिक्स आपको बताऊं तो इकोसिस्टम के अंदर हम बेसिकली स्टडी क्या करते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट है, एनिमल्स है, राइट, फंजाई है, एल्गी है, ये जो जितने भी हैं लिविंग एनिमल्स या प्लांट्स, ये सब के सब अपने इन्वायरमेंट से जो नॉन लिविंग चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे फिजिकल फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, सूर्य का प्रकाश, लाइट, या फिर एयर है, वाइंड है, सॉइल है, इन सबसे जो इंटरेक्ट करते हैं, इन सबसे जो इनका रिलेशनशिप है, उस सभी की स्टडी हम करते हैं इकोलॉजी के अंदर। राइट, अगर हम इस डेफिनेशन को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको डिस्कस करें या इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो आप लोग उसके बारे में नोट डाउन करेंगे। इकोसिस्टम में बी डिफाइंड एज द सिस्टम। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, दस एनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के आपको इसके बारे में पता होगा। बायोस्फीयर के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट है, एनिमल्स है, सब रहते हैं। वेयर द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द फिजिकल इन्वायरमेंट, जहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, ताकि सो दैट फ्लो ऑफ एनर्जी, जिससे कि एनर्जी का फ्लो हो सके। क्लियरली डिफाइंड ट्रॉफिक स्ट्रक्चर्स, बायोटिक डाइवर्सिटी एंड मटेरियल साइकिल, जैसे फॉर एग्जांपल लिविंग और नॉन लिविंग के बीच जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर, इज नोन एज इकोलॉजिकल सिस्टम। उसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम या फिर इकोसिस्टम। गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको एनर्जी का फ्लो समझा देता हूं, जिससे कि आपको इकोसिस्टम में थोड़ा इंटरेस्ट आए और उसको आप अच्छे से समझ पाए। जैसे दोस्तों, सूर्य का प्रकाश है, राइट, जो हमारी जो सनलाइट है, वो पृथ्वी पर एकमात्र एक अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का।
ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसी से ही पूरा एनर्जी का फ्लो चल रहा है। तो सूर्य का प्रकाश से जो अर्थ पे पूरा आता है, 100% जो अर्थ पे आ रही है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। जो सूर्य का प्रकाश, जो सनलाइट है वो पृथ्वी पर आ रही है, मान लेते हैं वो 100% पृथ्वी पर जो आने वाली है, उसमें से 50% जो होता है वो रास्ते में आने वाली जो गैसेस होती हैं, जो क्लाउड्स हैं, राइट, जो वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, उन सभी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं। तो लगभग 50% ही पृथ्वी पर आता है। तो उस 50% को मैं क्या कहूँगा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, राइट। देखो 100% में से 50% तो जैसे वाटर होता है, वाटर वेपर होता है, या गैसेस होते हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, या क्लाउड्स के द्वारा, जो बादल है उनके द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। जो 50% आ पाता है पृथ्वी पर उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, राइट। अब इसमें से भी 2 से 10% जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कैप्चर किया जाता है। जो प्लांट होते हैं वो 2 से 10% जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक तरीके से फोटोसिंथेसिस के लिए कैप्चर करते हैं। इसमें से भी 0.2 से 1% जो होता है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में लॉस हो जाता है। बाकी 0.8 से लगभग 4% जो सूर्य का प्रकाश, जो सनलाइट होता है, वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए कंज्यूम किया जाता है, एनपीपी के लिए कंज्यूम किया जाता है। तो बेसिकली हमने देखा कि जो 100% जो सनलाइट फॉल हो रही है पृथ्वी पर, उसमें से 50% अलग डिवाइड हो रहा है, 50% फिर अलग डिवाइड हो रहा है, और उसमें से भी लगभग हम देख रहे हैं लगभग 4% जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो रहा है, बाकी कुछ रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी लॉस हो जाता है, राइट। तो अब आप यहां पर हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इतना तो आपको बेसिकली पता चल गया होगा कि इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली हम जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं और बायोटिक फैक्टर होते हैं, इनके बीच जो इंटरेक्शन है इसी की स्टडी करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं अभी आपको जस्ट पता चल जाएगा, फिर इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, राइट। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हेडिंग डाल लीजिए। एन इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल। इकोसिस्टम जो होता है वो छोटे से छोटा हो सकता है, लाइक जैसे डेजर्ट में जो ओएसिस होते हैं उसकी तरह छोटा हो सकता है। एज बिग एज ओशन, ओशन की तरह बहुत बड़ा भी हो सकता है, जो कि 1000 ऑफ माइल्स में फैला हुआ है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। 2 तरह के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। पृथ्वी पर पानी और धरती, यही 2 चीजें हैं, तो इन्हीं का इकोसिस्टम बनता है। एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। गाइस, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हर इकोसिस्टम के अंदर क्या सूर्य का प्रकाश ही एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स होता है, क्या वहीं से एनर्जी का फ्लो स्टार्ट होता है, तो बिल्कुल। लेकिन एक एक्सेप्शन है, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। पृथ्वी के अंदर जो समुद्र की गहराई में जहां पर हमारा सूर्य का प्रकाश, सनलाइट पूरी तरह से पास नहीं हो पाता, जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती, ऐसी जगह पर भी एनर्जी का सोर्स जो होता है वो गर्म गैसेस होती हैं जो पृथ्वी के कोर से, जिसे आप लावा या मैग्मा कह सकते हैं, ऐसी जगह पर एनर्जी का सोर्स सूर्य का प्रकाश नहीं होता, लेकिन वहां पर भी एक अपना इकोसिस्टम है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसका आपने ध्यान रखना होगा। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इकोसिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम अच्छे से समझने वाले हैं, और ये एक ही बारी में आपको अच्छे से याद हो जाएगा अगर आप लोग ध्यान से इसको सुनेंगे, राइट। An ecosystem comprises abiotic component in the form of environment and biotic component in the form of organism। ये जो abiotic component होता है ये हमारे environment में होता है। जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं उन सभी को abiotic component के अंदर हम काउंट करेंगे, और जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगे। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को, जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले एक एबायोटिक कंपोनेंट और एक बायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं फिजिकल फैक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये बेसिकली एक एबायोटिक कंपोनेंट है जो कि एक फिजिकल फैक्टर माना जाता है। अगर हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें, जैसे वाटर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट आएंगे। अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगे। तो एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आपको ध्यान रखना है सारी नॉन लिविंग चीजें हैं, और भी हो सकती हैं, आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा और भी हो सकती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है एबायोटिक के अंदर वही चीजें रखनी है जो कि नॉन लिविंग है।
बायोटिक कंपोनेंट को यहाँ पर हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। बेसिकली बायोटिक कंपोनेंट के अंदर जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं जो जीवित हैं वो सब रखी गई हैं, राइट। इसे हम डिवाइड कर सकते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, राइट। प्रोड्यूसर्स के अंदर क्या आते हैं? बेसिकली प्रोड्यूसर्स के अंदर वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं, जिन्हें हम कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। जैसे प्लांट है, ये जो अपना नरिशमेंट है, ये अपना भोजन है खुद ही बना लेते हैं और साथ में दूसरों के लिए भी भोजन बना देते हैं। तो ये सब क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि प्लांट्स होते हैं, वही एक तरीके से प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं, सभी के सभी ऑटोट्रॉफ्स। दूसरा पॉइंट, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं। कंज्यूमर्स को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइमरी कंज्यूमर्स, एक सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एक टर्सरी कंज्यूमर्स, या इसके अलावा एक और है टॉप कंज्यूमर्स, राइट। प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स को आपको ध्यान रखना है, ये वो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे टिड्डा आपने देखा होगा या फिर ग्रास होपर आपने देखा होगा। तो ग्रास होपर क्या करता है? ग्रासेस को खाता है। लेकिन जो मेंढक होता है वो ग्रास होपर को खा जाता है, मेंढक को जो है वो स्नेक खा जाता है, स्नेक को जो है ईगल खा जाता है, चील कोई आ जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर पर डिपेंड है। ये जो प्रोड्यूसर्स हैं इस पर कौन डिपेंड है? इस पर जो है हमारा जो ग्रास होपर है वो डिपेंड हो रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, यानी वो सिर्फ घास को ही खाते हैं, घास जितना भी हर्ब्स होते हैं उन सबको खाते हैं। जैसे रैबिट है, खरगोश है, राइट, डियर, हिरन है। तो ये सब क्या करते हैं? ये सब प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे, क्योंकि ये घास पर जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको खाते हैं, राइट। लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, वो जो है मांस को भी खा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेढक है, फ्रॉग क्या करता है? वो ग्रास होपर को खा जाता है। टर्सरी कंज्यूमर्स क्या है? टर्सरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा जाते हैं। टर्सरी कंज्यूमर्स में जैसे स्नेक है वो फ्रॉग को खा जाएगा। इसके बाद जो टॉप कंज्यूमर्स है उसमें शेर आता है, लॉयन, राइट। इसके अलावा ईगल आ जाता है। तो ये सब क्या है? ये टर्सरी कंज्यूमर्स को खा जाते हैं। फाइनली आते हैं डीकम्पोजिशर्स। जितना भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सब का सब जो होता है, जैसे हम लोग देखते हैं जो प्लांट है, प्लांट की पत्तियां गिर जाती हैं, सड़ गल जाती हैं, तो वो जमीन पर ही गिर जाती हैं। अगर कोई एनिमल्स मर जाता है वो भी जमीन पर गिर जाता है। तो इनको डिकम्पोज करने का काम किसका होता है? डिकम्पोजिशर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सब एक तरीके से डिकम्पोजर्स होते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हमने देखा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। स्टूडेंट, यदि आपके एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, डिफाइन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कंपोनेंट को डिफाइन कीजिए, तो आप लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो तरीका इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं मैं। अगर ये 7.5 नंबर या 10 नंबर में आपके बीएससी या एमएससी के एग्जाम पेपर में आ जाए, आप लोग इसको 5 या 6 पेज में एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, या फिर आप पूरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं ब्लैक पेन से। उसके बाद आप लोगों को आंसर में फ्रंट पेज पर लिखना है इकोसिस्टम के बारे में। सबसे पहले आप लोग इकोसिस्टम को डिफाइन करेंगे जैसे कि मैंने डिफाइन किया। सेकंड पेज पर आप लोग हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें आपको इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको क्लासिफाई करना है, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर शो करनी है कि आगे आप लोग क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिससे कि एग्जामिनर समझ जाए कि आप लोगों ने पूरा कंपोनेंट एक ही पेज पर एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद जो भी आप एक्सप्लेन करते हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरी आउटलाइन है वो पूरा शो कर देना है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हेडिंग जैसे आपने डाला है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए। इसको 2 मेन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। इसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर जितने भी फैक्टर हैं, जैसे वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, सोइल है, टोपोग्राफिक फैक्टर है। और यदि आपके पास पेज बचता है तो आप लोग पीएच को भी डिफाइन कर सकते हैं। वाटर की अंदर जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी है, ये सब भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये सारे एबायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं। इसके बाद आप लोग बायोटिक फैक्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन का पूरा आउटलाइन शो करना है। थर्ड पेज से आप लोग स्टार्ट करेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट हेडिंग डालेंगे, जिसमें आप लोग डिफाइन करेंगे कि एबायोटिक कंपोनेंट क्या है। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप लोग उसके फैक्टर्स डिफाइन करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके टोटल 5 या 6 पेज आसानी से भर जाएंगे, ठीक है। और आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाते हैं।
देखिए जैसे यहाँ पर मैंने वाटर को डिफाइन करने के लिए सिर्फ 3 लाइनों में मैंने इसको डिफाइन किया है। आप लोग चाहे तो इसके फंक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग इसके बारे में और भी डिटेल में लिख करके इसकी डेफिनेशन को और भी ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे लाइट है, लाइट के बारे में आप और भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर है इसके बारे में और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाया आपको कि कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो चलिए डिफाइन करते हैं एबायोटिक फैक्टर के बारे में। एबायोटिक फैक्टर जैसा कि मैंने आपको कहा, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है, राइट। रिफर्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ इकोसिस्टम विच इंक्लूड, जिसके अंदर पूरा फिजिकल इन्वायरमेंट आता है, जैसे वाटर है, वाइंड है, सोइल है, अलोंग विथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, साथ में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ये सब एबायोटिक फैक्टर के अंदर आता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स क्लाइमेटिक फैक्टर, इसके अंदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे सनलाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब भी इसके अंदर एबायोटिक फैक्टर के अंदर आ जाता है। तो आप लोग वहां पर हेडिंग डालेंगे फॉलोइंग आर एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर आने वाले कुछ जो इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है उसको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे वाटर है, लाइफ विदाउट वाटर इज नॉट पॉसिबल, पानी के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। तो इसके बारे में आप लोग जितना बनाकर लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप लिख लीजिए। वाटर व्हेन मिक्स्ड विद न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सोइल, सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, जैसे ही वाटर उसके साथ मिक्स होता है, हेल्प्स टू मेक इट अवेलेबल फॉर प्लांट। द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन वाटर, जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी होती है वो सब वाटर पर ही डिपेंड करती है, कितना वाटर वहां पर अवेलेबल है। ऑल्सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, जिस समय फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रोसेस होता है तो उस समय भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, राइट। तो वाटर के बारे में आप लोग इसके जितने भी फंक्शन है वो सब एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाटर के बाद नंबर 2 पर जो एबायोटिक फैक्टर आप लोग डिफाइन करेंगे वो है लाइट। लाइट इज अनदर इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर लाइट एक अलग ही इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर होता है। विदाउट लाइट प्लांट कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। लाइट के बिना, सनलाइट के बिना पौधे जो होते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से फूड नहीं बन पाएगा। तो यहाँ आप लोग कैन के आगे नोट लिख देंगे, राइट। लाइट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो सनलाइट होता है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दीज प्लांट कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर आप लोगों को सिंपली पता है कि जो प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं वो सब प्लांट होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं। द एंटायर लिविंग वर्ल्ड डिपेंड्स, इन प्रोड्यूसर्स पर पूरे जितने भी लिविंग्स, जितने भी एनिमल्स है वो सब के सब इसी पर डिपेंड रहते हैं। लाइट के बाद नंबर 3 एबायोटिक फैक्टर को आप लोग डिफाइन करेंगे जो कि है टेम्परेचर। इट इज इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर होता है जो कि सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं वो एक लिमिटेड रेंज के टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि वाइड रेंज के टेम्परेचर को सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे पोलर बियर होता है। तो इसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर, इट वेरीज विद सीजन एंड चेंजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल and from plains to mountain top living organism can survive in limited range of temperature while some organism can survive in wide range of temperatures। इसके बाद नंबर 4 फैक्टर आता है ह्यूमिडिटी। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। एयर के अंदर जो वाटर वेपर का जो अमाउंट होता है वो उसी को रिफर करता है ह्यूमिडिटी। दिस डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ह्यूमिडिटी होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड रहती है। ह्यूमिडिटी अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो ट्रांसपिरेशन का रेट होता है उसको ये अफेक्ट करती है। अगर ये ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो भी ट्रांसपिरेशन पर इसका अफेक्ट होता है, अगर कम हो तो भी इसका ट्रांसपिरेशन पर अफेक्ट होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड बाय द ह्यूमिडिटी along with temperature and precipitation। in some organism, कुछ ऐसे organism होते हैं जिनका जो रिप्रोडक्शन है वो ह्यूमिडिटी पर ही डिपेंड करता है, राइट, उस लोकेशन पर। तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा एनिमल्स को अफेक्ट करती है। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग डिफाइन करेंगे नंबर 5 टाइप के एबायोटिक फैक्टर के बारे में, जो कि है सोइल। सोइल एक इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है जिसके बारे में आप लोग लिखेंगे सोइल इज द हैबिटेट ऑफ मेनी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें अच्छी तरह से पता है कि मिट्टी के अंदर बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई रहते हैं। इन सभी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में ही हैबिटेट होता है। और साथ में हमें ये भी पता है कि प्लांट जो होते हैं वो मिट्टी में ही ग्रो करते हैं, सोइल के अंदर ही ग्रो करते हैं, वहीं से अपने रूट के थ्रू वो न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। सो प्लांट ग्रो ऑन सोइल, इट ड्राइव्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल थ्रू रूट। सोइल कंप्राइजेस डिफरेंट मिनरल्स। हमें पता है कि सोइल के अंदर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, जो कि प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो हमें पता है कि क्लोरोफिल का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसके बाद नंबर 6 पर आता है टोपोग्राफिक फैक्टर। ये जो टोपोग्राफिक फैक्टर है इट रिफर्स टू द अल्टीट्यूड एंड शेप ऑफ लैंड विच कैन ऑल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके बाद और भी दोस्तों एबायोटिक फैक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल पीएच है, सैलिनिटी
सैलिनिटी है या किसी वाटर के अंदर या मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी है वो भी एक एबायोटिक फैक्टर हो सकता है, या वाटर के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो भी एक तरीके से एबायोटिक फैक्टर आ सकता है। मिनरल्स होते हैं मिट्टी के अंदर वो भी एक बायोटिक फैक्टर होते हैं। तो मतलब कई तरह के एबायोटिक फैक्टर होते हैं जो कि लिविंग या बायोटिक फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग एबायोटिक फैक्टर को डिफाइन करेंगे। इसके बाद अब मैं डिफाइन करूंगा बायोटिक फैक्टर के बारे में, आप लोग इसको फटाफट नोट कीजिए। सो गाइज, एबायोटिक कंपोनेंट को डिफाइन करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। तो बायोटिक कंपोनेंट के बारे में आप लोग नोट डाउन करेंगे। द बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड्स 3 ग्रुप। बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं उसमें 3 ग्रुप्स इंक्लूडेड हैं, या फिर आप कह सकते हैं सिंपली कि बायोटिक कंपोनेंट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, नंबर सेकंड कंज्यूमर्स, नंबर थर्ड डीकम्पोजर्स। सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ये ऐसा क्या प्रोड्यूस करते हैं कि इनका नाम प्रोड्यूसर्स है। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स मीन्स जो अपना भोजन खुद बनाए, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोप्स मीन्स सेल्फ नरिशिंग। और ऐसा हमें अच्छी तरह से पता है कि ग्रीन प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट की प्रेजेंटेशन में फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के द्वारा अपना फूड खुद बनाते हैं। तो इसके बारे में आप लोग नोट डाउन करेंगे, दीज आर ग्रीन प्लांट ऑफ द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल की मदद से ग्रीन प्लांट एंट्रैप द लाइट एनर्जी ऑफ द सन। सन की जो लाइट एनर्जी होती है उसको ये पकड़ते हैं, एंट्रैप करते हैं, एंड बाइंड इट बाय सिंथेसाइजिंग कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में बीएससी सेकेंड ईयर में मैंने काफी डिटेल में आपको बताया है। नंबर सेकंड पर आता है कंज्यूमर्स। अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स क्या है, किसी भी इकोसिस्टम में कंज्यूमर्स का क्या रोल प्ले होता है। तो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रोप्स होते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, राइट। दीज आर हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। और जनरली एनिमल्स जो होते हैं ये सब जो है कंज्यूमर्स होते हैं। तो एनिमल्स विच आर कॉल्ड मैक्रो कंज्यूमर्स, इसे कहा जाता है मैक्रो कंज्यूमर्स। दीज इंगेज देयर फूड, ये अपने फूड को निगलते हैं, सो दे आर कॉल्ड फैगोट्रोप्स, राइट। तो कंज्यूमर्स को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जनरली कई सारी बुक्स में 4 भागों में भी डिवाइड किया गया है। 3 भागों में हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स किसे कहा जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स को उन्हें कहा जाता है जो कि हर्बीवोरस होते हैं। ऐसे एनिमल्स जो कि हर्बीवोरस हो, जो कि घास खाते हो, हर्ब्स फ्रब्स को खाते हो, उन्हें कहा जाता है हर्बीवोरस, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल रैबिट होता है, काऊ होता है, या ग्रास होपर होता है, ये सब क्या है, ये सब हर्बीवोरस है, घास खाने वाले, राइट। दीज एनिमल्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑफ द इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं। रैबिट, डियर, गोट, कैटल, ग्रास होपर एटसेट्रा, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर के एग्जाम्पल हैं। आर द हर्बीवोरस ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड क्रस्टेशियंस, मोलस्क, प्रोटोजोअन्स एंड आर मेनी फिशेज आर द हर्बीवोरस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे क्रस्टेशियंस होते हैं, मोलस्क होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, कई सारी फिशेस होती हैं, ये सब एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर हर्बीवोरस होती हैं, राइट। नंबर सेकंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड होते हैं। दीज आर प्राइमरी कार्निवोरस, ये जो है प्राइमरी कार्निवोरस कहलाते हैं, विच ईट हर्बीवोरस, जो कि हर्बीवोरस को ईट करते हैं, खाते हैं। जैसे फ्रॉग है, फॉक्स है, सेंटीपीड्स हैं, फिशेस हैं, प्रीडेटरी बर्ड्स होती हैं, लॉयन है, टाइगर है, आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रास होपर है, ग्रास होपर को फ्रॉग खा लेता है, फ्रॉग को स्नेक खा लेता है, तो स्नेक को हम रखेंगे टर्सरी कंज्यूमर्स में, राइट। ईगल है, वो स्नेक को खा जाती है, तो उसको हम टॉप कंज्यूमर्स में डिवाइड करेंगे। तो बहुत सी बुक में आपको टर्सरी के बाद टॉप कंज्यूमर्स में रखा जाता है, जिसमें लॉयन, ह्यूमन या ईगल, ये सब जो है टॉप कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं। नंबर थर्ड पर है टर्सरी कंज्यूमर्स। These are the secondary carnivores which eat the secondary consumers। ये जो है secondary carnivores होते हैं जो कि secondary consumers को eat करते हैं। जैसे स्नेक होता है, स्नेक जो होता है वो ईट करता है इंसेक्टिवोरस फ्रॉग को। ऐसा फ्रॉग जो कि इंसेक्ट को खाता है उसको स्नेक खा लेता है, तो स्नेक को हम टर्सरी कंज्यूमर्स के अंदर रखेंगे। नंबर थर्ड पर आता है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स को हम रिड्यूसर्स भी बोलते हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम में डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, ये क्या रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। सो बैक्टीरिया, फंजाई एंड मोल्ड्स आर द डीकम्पोजर्स और रिड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में बैक्टीरिया है, फंजाई है, मोल्ड्स है, ये सब डीकम्पोजर्स होते हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को इन्वायरमेंट में डीकम्पोज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पेड़ से कोई पत्ती गिर जाती है या कोई प्लांट डेड हो जाता है या कोई एनिमल डेड हो जाता है, तो उनको डिकम्पोज करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई या मोल्ड्स। तो ये उन्हीं से ही अपना फूड भी गेन कर लेते हैं।
तो इसके बारे में आप लोग नोट डाउन करेंगे। दे ऑब्टेन देयर फूड बाय ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर देते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं। जैसे डेड प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, राइट। सो दे ऑब्टेन देयर फूड बाय ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल्स इनटू सिंपल कंपाउंड। दीज आर रिलीज्ड इन द एटमोसफेयर, और ये जो है एटमोसफेयर में रिलीज हो जाता है एंड यूटिलाइज होता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा। यानी ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं फिर दोबारा से इसको यूटिलाइज करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है, राइट, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड के लिए ये जो है इनको यूटिलाइज कर लेते हैं। द डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड माइक्रो कंज्यूमर्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं इन्हें माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहा जाता है और सेप्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है। तो फाइनली मैं आपको एक बार एनर्जी का फ्लो समझा देता हूं कि किस तरह से एनर्जी फ्लो हो रही है इकोसिस्टम के अंदर। अब किसी भी इकोसिस्टम में जो सोलर एनर्जी होती है, जो सनलाइट होती है, वो एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स होती है, राइट। किसी भी इकोसिस्टम में सनलाइट एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स होता है। अब ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनके पास क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल की मदद से बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर लेंगे और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस के द्वारा जैसे ही सनलाइट उस पर गिरेगा उसके लीफ पर, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होगा जिससे कि अपना फूड भी बना लेते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए भी फूड तैयार कर लेते हैं। तो अब ये प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं या प्रोड्यूसर से आप फूड को गेन करते हैं। अब एनर्जी यहाँ पर चली आई, उसके बाद एनर्जी जो है जाती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं, राइट, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्सरी कंज्यूमर खाते हैं। यानी एक दूसरे पे डिपेंड है और एनर्जी धीरे धीरे टर्सरी कंज्यूमर्स में आती है। फिर उसके बाद जब टर्सरी कंज्यूमर्स मर जाते हैं तो उन्हें डिकम्पोज करने का काम होता है बैक्टीरिया का, राइट। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, फंजाई एंड मोल्ड्स, ये सब इसको डिकम्पोज कर लेते हैं। डिकम्पोज करने के बाद ये उसको एनवायरनमेंट में फ्री कर देते हैं। इसके बाद जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, अगेन ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इसको फिर दोबारा से यूटिलाइज कर लेते हैं अपने फूड के सिंथेसिस में। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि कैसे किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो हो रहा है, राइट। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया हो, बहुत सारा बेसिक्स आपका क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स कवर करते रहेंगे इकोलॉजी के। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।